साथियों, हमारे देश में जिस तरह की व्यवस्था चली हजारों सालों तक और फिर ये संविधान आया, ये एक लंबी कहानी है। और जिस तरह से लगातार हमारे देश में सामाजिक अन्याय होता रहा, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसके चलते हमारे एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी उसके खिलाफ लगातार बचपन से ही संघर्ष कर रहे हैं। मेरा ख्याल 14-15 साल की उम्र रही होगी गौतम जी आपकी, 14 साल की, जब से आपने इस आंदोलन को किया। और वो एक यात्रा है और वो यात्रा वही है। आज कांग्रेस पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी में भी वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे तब भी यही काम करते थे। काम नहीं बदला है। मेरा भी सौभाग्य है कि गौतम जी के साथ बरसों से मैंने सामाजिक न्याय के आंदोलन में काम किया। संविधान बचाओ संघर्ष समिति एक हमारी संस्था होती थी, उसमें हमने काम किया, साथ साथ बहुत प्रोग्राम किए। और फिर जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जोर शोर से कांग्रेस पार्टी ने, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी ने, जिनको हम न्याय योद्धा कहते हैं, सामाजिक न्याय की इतनी बात उठानी शुरू की, तो मेरा और गौतम जी का उनसे थोड़ा आकर्षण हो गया। और फिर गौतम जी के साथ मिलकर के हमने पूरे देश में बहुत सारे इसी संविधान को लेकर के संविधान सम्मेलन किए। और उन संविधान सम्मेलन में लगातार राहुल गांधी जी, चाहे वो कितने भी बिजी रहे हो अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में, उन्होंने हमेशा हमें समय दिया। और मैं इस ऑडिटोरियम में गौतम जी के सामने बैठे हुए हैं, ये साक्षी हैं। आप सबको बताना चाहता हूं कि पिछले 1-1.5 साल में जितने कार्यक्रम हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने संविधान को लेकर के हम लोगों को दिए, उतने शायद किसी भी एक संस्था को या एक डिपार्टमेंट को कार्यक्रम नहीं दिए। इससे पता लगता है कि न्याय योद्धा राहुल गांधी जी की जो कमिटमेंट है संविधान के प्रति, वो कितनी ज्यादा है। तो मैं भी एक ओबीसी से जाति से बिलोंग करता हूं, और अगर संविधान ये नहीं होता तो मेरे दादा क्या करते थे? मेरे दादा तो गाय भैंस पालते थे, सुबह 4 बजे उठ जाते थे और सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 9-10 बजे तक काम करते थे। और दिन भर गोबर और जो पशुओं का जो मलमूत्र होता है उसमें लथपथ रहते थे। कोई छुट्टी नहीं होती थी हफ्ते में, कोई संडे सैटरडे भी नहीं होता था। ठीक है, लेकिन समय बदला, संविधान आया, या अगर हम उससे भी पीछे जाएं तो जो व्यवस्थाएं बनी, जो मैकॉले जब इस देश में आए और उन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि संविधान के कानून के सामने सब बराबर हैं, उन चीज़ों के चलते मेरे पिता टीचर बन गए, मैं डॉक्टर बन गया, और मेरी बेटी आज अमेरिका में जेनेटिक मेडिसिन की दुनिया की टॉप 10 डॉक्टरों में मानी जाती है। अब हम ताली भी बजा रहे हैं इस बात को, लेकिन कल्पना कीजिए अगर ये संविधान नहीं होता तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मैं अपने गांव में कहीं किसी जोहड़ के किनारे, तालाब के किनारे गाय भैंस चरा रहा होता, और मेरी बेटी भी कहीं ना कहीं वो जो गोबर होता है पशुओं का उसको थाप रही होती, उपले बना रही होती। तो ये है हमारा संविधान। हमारी जो आज की जनरेशन है वो इस चीज़ को नहीं समझती कि इस संविधान की वजह से जो इस देश के दलित हैं, ओबीसी हैं, आदिवासी हैं, उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि हम जब से पैदा हुए संविधान लागू है बाबा साहब का, हम उस पीड़ा को जो हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने सही, जो अपमान सहा, जो जलालत सही, जो लाते और गालियां उनको पड़ी, उनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरे लिए तो हम इस देश में दिवाली मनाते हैं, ठीक है, होली मनाते हैं, गुलाल एक दूसरे को लगाते हैं, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे तो ये संविधान दिवस से बड़ा उत्सव हमारे देश में हम कम से कम दलित पिछड़ों के लिए और दूसरा नहीं हो सकता। तो साथियों,
ये संविधान की शुरुआत, जैसे हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी भी कहते हैं, कि वो बहुत पहले हो चुकी थी। महात्मा बुद्ध ने सबको समता का संदेश दिया, संत कबीर आए, राईदास आए, बहुत महापुरुष, हमारे शाहू जी महाराज, हमारे महात्मा फूले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, सबने समता की बात की। और ये जो संविधान है, ये उन सब महापुरुषों के जो विचार है उसका निचोड़ है इस संविधान में जो हमारे बीच में आया। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी है और लगातार वो प्रगतिशील और वैज्ञानिक विचारों को लेकर के चली। 31 मार्च 1931 ये तारीख है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कराची में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस पार्टी का और सभी प्रगतिशील जो लोग थे उसमें, जो मानव एक समान के सिद्धांत में विश्वास करते थे, उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि ये देश जब भी आज़ाद होगा, इस देश में सभी लोगों को, सभी नागरिकों को बराबर का, समता का दर्जा दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, अनपढ़ हों, पढ़े लिखे हों, पैसे वाले हों, निर्धन हों, सबको। और जब हमारा देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को और संविधान बनाने की बात आती है, तो महात्मा गांधी जी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, उनको बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि देखिए, हमने एक प्रस्ताव पास किया था 31 मार्च 1931 को कि संविधान इस देश का मानवता के आधार पर बनेगा और उस संविधान को बनाना है तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल, सबसे सक्षम इंसान को, सबसे उत्तम सर्वोत्तम इंसान को लाना पड़ेगा। और महात्मा गांधी जी इस बात को कहते हैं नेहरू जी को कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से बढ़कर के कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो वो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का संविधान था उसको बना सके। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो उनकी तो अलग पार्टी थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, कांग्रेस में तो नहीं थे वो। तो उनसे अनुरोध किया जाता है कि इस बहुत बड़ी, जो देश के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी का काम है, उसको आप कीजिए। और बाबा साहब इसको सहर्ष स्वीकार करते हैं, इस चैलेंज को। एक बहुत बड़ी चुनौती थी उनके लिए। तो साथियों, वो संविधान बनता है और आज पिछले 70 साल में जो कहानी मैंने अपनी बताई, अपने दादा की, पिता की, बेटी की, मैं समझता हूँ इस हॉल में जो बैठे हैं बहुत से हमारे साथी महसूस कर रहे होंगे कि उससे मिलती जुलती कहानी आपकी भी है कि उस संविधान से क्या लाभ हुआ। तो इस संविधान में आज के समय में एक खतरा भी है। आप देख रहे हैं, अभी सुबह मेरी मुलाकात हुई गौतम जी से, तो आपने जबलपुर का किस्सा बताया। कार्यक्रम करने गए थे, विस्तार से बताएंगे अपनी भाषण में गौतम साहब। तो दलितों, पिछड़ों ने ही संविधान का विरोध कर दिया जबलपुर में, जिसकी वजह से उनको बराबरी का दर्जा मिला। एक वो बाबा बागेश्वर घूम रहे हैं इस देश में। एक पहले आपने सुना होगा, एक भिंडन वाला आया था जो कहता था खालिस्तान बनाऊंगा। एक बाबा बागेश्वर घूम रहे हैं जो कह रहा है मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। और वो व्यक्ति ऐसा है जो उसका आचरण और जो उसकी बातें हमने देखी हैं, वो जातिवाद में विश्वास करता है। वो कहता है दूर से बात करो, मैं इसको छूना मत, तुम अछूत हो, या तुम मुझसे दूर रहो, तुम तो यादव जाति के हो। ऐसी हमने उसकी कई वीडियोस देखी हैं। वो आदमी, एक बार भी उसने मनुस्मृति की भर्त्सना नहीं की, लेकिन क्योंकि एक धर्म एक अफीम होती है, तो बहुत सारे हमारे दलित और पिछड़े भाई भी जो है उसकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं सुनियोजित षड्यंत्र है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 18 नवंबर को एक जगह भाषण दे रहे थे, और वो क्या था कि जो इंडियन एक्सप्रेस के रामनाथ गोयंका साहब जो थे, उनका लेक्चर हो रहा था, और
उस लेक्चर में उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में मैकाले की मानसिकता है, यानी विदेशी सोच है। तो मैं सिर्फ इतना बात अपने, क्योंकि हम यहाँ परिवार के लोग बैठे हुए हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि मैकाले जो है उसका एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे दलितों और पिछड़ों की जिंदगी में, क्योंकि मैकाले ही वो व्यक्ति था जिसने यूनिफॉर्म क्रिमिनल पेनल कोड की बात की। उससे पहले जो था इस देश में या तो मनुस्मृति के आधार पे कानून चलते थे या इस्लामिक कानून चलते थे। और मान लीजिए एक ऊंची जात के व्यक्ति ने किसी दूसरी जात के, जिसको उस समय जो जाति व्यवस्था होती थी, अगर बलात्कार भी कर दिया तो उसको कोई सजा नहीं होती थी। ज्यादा से ज्यादा उसको एक कहा था तेरे को एक दिन का उपवास रखना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, एक दिन खाना नहीं खाना। और अगर कोई शूद्र या अछूत व्यक्ति इस तरह का कोई कुकर्म कर देता था तो उसकी गर्दन काट दी जाती थी, यानी जाति देख करके सजा दी जाती थी। मैकाले ने दो काम किए, एक तो कह दिया कि कानून के सामने सब बराबर हैं, उसका सबसे ज्यादा लाभ हमारे दलित पिछड़ों को, आदिवासियों को मिला। दूसरा, उसने शिक्षा के द्वार सबके लिए खोल दिए, जिससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिला। तो उस मैकाले के खिलाफ अगर मोदी बोलते हैं तो हमें सशंकित हो जाना चाहिए कि कुछ न कुछ आज भी ऐसी कोई योजना चल रही है जो फिर से मनुस्मृति लागू करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी ताकतें आज भी जिंदा हैं, क्योंकि बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को जब देश को ये संविधान समर्पित किया, जो 2 महीने बाद लागू हुआ, तो 3-4 दिन के बाद आरएसएस का एक अखबार जो उस समय ऑर्गेनाइजर के नाम से छपता था, उसमें एडिटोरियल लिखा गया, और शायद गुरु गोलवारकर नाम के व्यक्ति थे जो उसको चलाते थे। उसमें लिखा कि ये संविधान को हम नहीं मानते, और इसलिए नहीं मानते क्योंकि इस संविधान में मनुस्मृति के जो विचार हैं वो इस संविधान में बाबा साहब ने नहीं डाले। और लगातार उसके बाद देखा आपने कि संविधान को फाड़ने और जलाने की, अब 2-3 दिन पहले जबलपुर में भी गौतम साहब ने मेरे को बताया कि घटनाएं हुई। तो लगातार संविधान के ऊपर हमले हो रहे हैं, और इस संविधान की सुरक्षा हमें आपको जागरूक होकर के करनी पड़ेगी, और इस जागृति को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर फिर से मनुस्मृति लागू हो गई तो मैं दावे के साथ कहता हूं मेरी दूसरी तीसरी पीढ़ी आने वाली जो होगी वो फिर से गोबर में लथपथ आपको नजर आएगी। तो हमें इस संविधान को सुरक्षित रखना है, चाहे इसके लिए हमें जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े, हम जान की बाजी लगाएंगे इसके लिए, इसको सुरक्षित रखेंगे। तो ज़्यादा तो मैं क्या कहूँगा कि आप सब प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आपने मुझे सुना और गौतम जी ने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय हिंद।